सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कुछ चीज़ें आती हैं, मेनली प्रोटीनयूरिया, हाइपोएल्बुमिनिया, जनरलाइज्ड एडीमा, हाइपरलिपिडीमिया और लिपिड्यूरिया। ऑब्वियसली ये तो हमें पता ही लग रहा है ना कि प्रोटीन जो कि यूरिया में आ रहा है कुछ टाइप का होता है, जैसे कि नॉन सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया, नॉन सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया। सिलेक्टिव का मतलब होता है कि वो एक स्पेसिफिकली सपोज एल्ब्यूमिन है उसको ही एक्सक्रीट कर रहा है, ठीक है, सिर्फ एल्ब्यूमिन है वो ही यूरिया में जा रही है, दैट इज़ सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव मतलब कोई भी एल्ब्यूमिन ले ली, कोई भी 2-3 प्रोटीन्स के नाम ले लिए, वो सारी की सारी जो हैं वो यूरिन के थ्रू जा रही हैं, तो दैट इज़ नॉन सिलेक्टिव। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ज़्यादा डेंजरस कौन सी है, सिलेक्टिव या नॉन सिलेक्टिव, तो दैट इज़ नॉन सिलेक्टिव, क्योंकि सिलेक्टिव में तो एक आधी ही जा रही हैं, सिलेक्टिवली जा रही हैं, लेकिन नॉन सिलेक्टिवली प्रोटीन्स जा रही हैं, मतलब काफ़ी सारी जा रही हैं, तो दिस इज़ मोर डेंजरस, नॉन सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया। इन दोनों के बाद एक टर्म आती है दैट इज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो प्रोटीन यूरिया होता है वो होता है कि 3.5 ग्राम पर डे, इससे ज़्यादा प्रोटीन यूरिया, इससे ज़्यादा प्रोटीन यूरिया है 3.5, मतलब मोर देन 3.5 ग्राम पर डे, या तो 3.5 या मोर देन 3.5। अब ये वाला जो प्रोटीन यूरिया है ये सिलेक्टिव भी हो सकता है कि सिलेक्टिवली इतना ज़्यादा जा रहा है, नॉन सिलेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, ये हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि ये जो 3.5 ग्राम है, ठीक है, ये वाली जो रेंज है ना कि 3.5 ग्राम से ऊपर, दिस इज़ नोन एज नेफ्रोटिक रेंज। अगर इससे कम की रेंज में प्रोटीन यूरिया हो रहा है, दैट इज़ यू कैन से कि 2.5 ग्राम पर डे जो है वो रिलीज़ हो रहा है यूरिन के अंदर, इतना प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो इसको हम बोल देंगे सब नेफ्रोटिक। कितना? सब नेफ्रोटिक रेंज की कम है, मतलब मान लो 3 लगा लो, 3 ग्राम पर डे, दिस इज सब नेफ्रोटिक रेंज। अब प्रोटीन यूरिया मान लो सिलेक्टिव है, उसमें एल्ब्यूमिन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है यूरिन में, ठीक है। अब एल्ब्यूमिन यूरिन में चला गया तो फिर ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी, तो वो दैट इज़ हाइपो मतलब कम, एल्ब्यूमिनीमिया, ईमिया मतलब ब्लड के अंदर, एल्ब्यूमिन हाइपो, कम एल्ब्यूमिन इन ब्लड, बिकॉज प्रोटीन यूरिया हो गया और एल्ब्यूमिन निकल गया तो हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हो गया। एल्ब्यूमिन है वो एक प्लाज्मा प्रोटीन है, और हमें पता है कि प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज या ऑन्कोटिक प्रेशर को इंक्रीज करना। व्हाट इज दिस ऑन्कोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर, इनका क्या मतलब है? सपोज ये एक कैपिलरी है, ठीक है, इस कैपिलरी में ब्लड जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर कुछ कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। अब क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? उससे पानी का जो प्रेशर होता है उससे क्या होता है कि पानी लीक आउट होना चाहता है, ठीक है, लेकिन जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है वो क्या करता है, इस पानी को या जो भी ये फ्लूइड है उसको अपनी तरफ होल्ड करके रखता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स को यू कैन सी एज स्पॉन्ज, कि वो जो स्पॉन्ज है और ये सारा पानी है, तो स्पॉन्ज जो है वो अपने साथ पानी को होल्ड करके रखता है, नहीं तो पानी जो है वो नीचे वो ऐसे अपने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से वो है वो एक लीक आउट हो जाता है, ठीक है। तो अगर तो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स जैसे कि एल्ब्यूमिन है वही कम हो गया, बिकॉज यू कैन सी हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हो गया ब्लड में, तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा कि ये यहाँ पे लीक आउट होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि ये वाले रीजन में, दिस इज द इंटरस्टिशियल रीजन, या हम इसको बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा वैस्कुलर ये है, और एक्स्ट्रा वैस्कुलर रीजन में पानी जो है फ्लूइड जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेसेस में। इसको हम बोल देते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज एडीमा, और ये हर जगह होगा तो इसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड एडीमा। जनरलाइज्ड एडीमा का हमें एक टर्म है दैट इज़ एनासार्का। ये होता है कि जब हर जगह एडिमा काफ़ी हद तक हो और हर जगह हो, दैट इज़ एनासार्का। देन इज़ लिपिड की थ्योरीज जो हैं वो 2 हैं, लाइक नॉट वेरी श्योर, बट ये थ्योरीज दी हुई हैं कि क्या होता है कि हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हो गया, ठीक है, कम प्लाज्मा प्रोटीन्स हुआ तो लिवर क्या करता है कि ज़्यादा प्रोटीन्स बनानी शुरू करता है। अब ज़्यादा प्रोटीन्स दैट इज़ लाइपोप्रोटीन्स भी ज़्यादा बनेंगी, ठीक है, लाइपोप्रोटीन जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है उनकी सिंथेसिस, ठीक है, तो लाइपोप्रोटीन्स हो गई तो लिपिड का कंटेंट बढ़ गया, ठीक है। सेकेंडली क्या होता है कि मैसिव प्रोटीन यूरिया की वजह से, क्योंकि काफ़ी सारा प्रोटीन यूरिन में जा रहा है, उसकी वजह से वो वाले एंजाइम, वो वाले प्रोटीन भी चले जाते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं लाइपोप्रोटीन की सिंथेसिस को, तो वो वाला इनहिबिटर जो है वो यूरिन के थ्रू चला गया बिकॉज ऑफ द प्रोटीन यूरिया। हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया होने के कारण लिवर जो है वो ज़्यादा प्रोटीन बनाता है, तो लाइपोप्रोटीन्स भी ज़्यादा बनते हैं, तो लिपिड कंटेंट और ज़्यादा होता है। सेकेंडली इनहिबिटर जो है प्रोटीन यूरिया की वजह से वो चला जाता है। अब कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, तो फिर ये आराम से अपना बढ़ाता रहेगा। जब हमारा एडीमा होता है, एडीमा
जो हमने यहाँ पे किया कि यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेसेस में एक्स्ट्रा वैस्कुलरली फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, तो हमारा वैस्कुलर जो फ्लूइड है वो तो कम हो गया ना। उसकी वजह से क्या हुआ कि ब्लड कैपिलरीज में जो वॉल्यूम था, ठीक है, वो कम हो गया। उस कम होने की वजह से क्या होता है कि अब जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो हमारे डीसीटी में एक सेल्स होते हैं, दे आर नोन एज जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। ये हमने एनाटॉमी में पढ़ा, फिजियो में पढ़ा कि जेजी सेल्स जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं। उनका काम क्या होता है कि वो डिटेक्ट करते हैं कि हमारे वॉल्यूम कितना आ रहा है। अगर ब्लड वॉल्यूम जो है कैपिलरीज में कम आता है तो जेजी सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं, रेनिन सिक्रीट करते हैं। वो क्या करता है, वो एंजियोटेंसिन सिस्टम को बढ़ाता है, मतलब कि एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो कन्वर्ट होता है एल्डोस्टेरोन में, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है कि ये वाटर की और सॉल्ट की रिटेंशन करेगा, मतलब कि फ्लूइड की रिटेंशन करेगा बेसिकली। तो अब जितना भी फ्लूइड का रिटेंशन हो जाए, प्लाज्मा प्रोटीन्स होल्ड करने के लिए नहीं है तो फिर वो चले जाएंगे और एडिमा जो है वो और बढ़ जाएगा। जो हमारे पास ब्लड है, ठीक है, ब्लड में जो वॉल्यूम है वो कम है, ठीक है, उसका जो फ्लूइड कंटेंट है वो सब कम है, तो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस में जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर्स वो एक्टिवेट होते हैं। अब वो क्या रिलीज़ करवाते हैं, वो एडीएच रिलीज़ करवाएंगे पिट्यूटरी से। एडीएच क्या करेगा, वाटर की रिटेंशन करेगा और फिर और एडिमा बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्रोटीन्स तो है ही नहीं उसको होल्ड ऑन करने के लिए। तो ऐसे ही 2-3 रीजंस की वजह से एडिमा जो है वो एग्जैजरेट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो मैंने नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपको बताया है, ये एक क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्लिनिकल हमें जो दिख रहा है वो मैंने बताया कि ये होता है। इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है, इसका रीज़न कुछ भी हम बोल सकते हैं कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर पोडोसाइट्स में प्रॉब्लम है, कोई भी जहाँ पे हमारी ये हो रही है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आ गई किसी भी एरिया में कि जिसकी वजह से प्रोटीनयूरिया स्टार्ट हो रहा है, वो रीज़न बन सकता है नेफ्रोटिक या सिंड्रोम का, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक यू।